नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार है। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपरली आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं रह गया है। आज 23 या 24 मई आपकी है और लगभग 6 दिन मान के चलिए, 6-7 दिन आपके इस महीने में होंगे और 10-12 दिन आपके उधर हैं, है ना। 19 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम है, आप सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण इम्तहान। यदि आप इसको सफल होते हैं, इसको क्रॉस करने में सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आने वाली परिभाषा जीवन की आपकी बदल जाएगी, है ना। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सीरियसली हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज मेरी अभी सलाह है कि अभी से आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्विट कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि रुधिर की मात्रा में, यानी रुधिर में, रक्त में किस प्रोटीन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा आपके लिए। रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह किस प्रोटीन के माध्यम से होता है, उस प्रोटीन का नाम आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा, है ना। हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन में रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन की मात्रा रहती है तो शुद्ध रक्त माना जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है तो उस समय जो है आपका अशुद्ध रक्त की श्रेणी में रखा जाता है। प्रोटीन का नाम आपसे पूछा गया है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा यहाँ पे गया है, नेपाल में 2015 में एक भूकंप आया था, बहुत ही भीषण भूकंप आया था, आपको याद होगा। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारतीय सेना के द्वारा जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, है ना, जो सहायता दी गई थी नेपाल सरकार को, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है। थोड़ा सा बैक, काफ़ी पीछे का क्वेश्चन है, 2022 चल रहा है, 2015 क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। आपको परीक्षा से डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा, है ना। अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से जो है आप मेरिट में नीचे रह जाएंगे, है ना। तो ऑपरेशन मैत्री याद रखिएगा, भारतीय सरकार के द्वारा कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मैत्री, है ना। 2015 में एक बहुत ही भीषण भूकंप आया था। काठमांडू इसका सेंटर था और इसी भूकंप में जो है नेपाल में एक टावर पड़ता है, धरहरा टावर, जिसे नेपाल का कुतुब मीनार भी कहा जाता है। इस भूकंप में पूर्णतः वह क्या हो गया, जमींदोज हो गया था, पूर्णतः जो है धराशायी हो गया था, है ना। तो ये ऑपरेशन मैत्री याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, वहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा, ट्रिपल रीटर वाला क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन ही एक ऐसा टॉपिक है जहां से 1-2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में आपके मिल ही जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, है ना, कौन थे, तो बता दीजिएगा। लॉर्ड कर्जन तत्कालीन वायसराय भारत के थे। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बंगाल विभाजन के बारे में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। अनाउंसमेंट और एक्टिव कब हुआ है, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी और बंगाल विभाजन एक्टिव प्रभावी कब से हुआ था, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको गलत करते हैं, है ना। 19 जुलाई सन 1905 को 19 जुलाई सन 1905 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह अनाउंस किया गया, यह घोषित किया गया कि हम बंगाल को विभाजित करने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, मुश्किलें आ रही हैं। उनका उद्देश्य, उन्होंने दिखाया कि हम भारत को क्या करना चाह रहे हैं, भारत का विकास करना चाह रहे हैं। और बंगाल जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़ा होने के कारण यहाँ पर विकास की योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो रही हैं। यदि हम 2 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो है इसका विकास कार्य संपन्न होगा। तो अनाउंसमेंट आपकी कब हुई है, 19 जुलाई सन 1905 को। आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घटना कब प्रभावी हुई थी, एक्टिवेट कब हुआ है, बता दीजिएगा 16 अक्टूबर सन 1905। दोनों ही चीज़ें ऑप्शन में दी जाती हैं। पूछना क्या चाह रहा है, एक बार बढ़िया से प्रश्न को पूछ लीजिएगा। प्रभावी कब हुआ है, 16 अक्टूबर सन 1905 बताइएगा। और ये अनाउंसमेंट कब हुई थी, तो 19 जुलाई सन 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था।
है ना। और इसी बंगाल विभाजन के पश्चात जो है पूरे भारतवर्ष में इसका विद्रोह किया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और पूछा जाता है कि किस वर्ष बंगाल विभाजन या बंग विभाजन आपका रद्द हुआ था, उत्तर बताइएगा 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे, है ना। तो इतनी चीज़ें आपकी बंगाल विभाजन से आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न आपका बन जाता है अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है किस स्थान पर अंतिम मुगल सम्राट, है ना, किस स्थान पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दिल्ली के ये शासक थे, अंतिम मुगल सम्राट थे। और 57 की क्रांति में, 1857 क्रांति में जो है यह दिल्ली के नेतृत्वकर्ता भी थे, है ना। कहाँ पर इनको मृत्यु प्राप्त हुआ है तो ध्यान रखिएगा, रंगून, म्यांमार की राजधानी रंगून है। इन्हें जो है अंतिम समय में जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया था और यही रंगून में इनको जो है मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि किस स्थान पर वर्ष 2021 में भारत में किस स्थान पर उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। किस स्थान पर भारत में उच्चतम, पर्टिकुलर ईयर का नाम दिया है, वर्ष 2021 यानी पिछले वर्ष किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। अब 2021 को पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लगाएं, है ना। जनरली आपको मालूम है, इस प्रश्न का उत्तर सबको मालूम है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कैंडिडेट नहीं जो नहीं मालूम हुई जिसको। आपको मालूम है कि भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है, मासिनराम मेघालय, है ना। अब यहाँ पे जोड़ क्या दिया गया है कि किस स्थान वर्ष 2021 में भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा किस स्थान पर दर्ज की गई है। 2021 के जुड़ जाने से आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह डाटा कुछ आगे पीछे हुआ होगा, तो मैक्सिमम ऑप्शन मासिनराम तो देगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे मासिनराम लगाएं अथवा नहीं लगाएं, है ना। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका मासिनराम में मेघालय में है। और पहले भी यहाँ पे अधिक बारिश होती थी और 2021 में भी आपकी अधिक बारिश हुई है। 2015 में भी पूछता तब भी आप मासिनराम ही लगाते, 2018 में पूछता, 2019 पूछता तब भी आप मासिनराम ही लगाते, 2021 में पूछा है तब भी आप क्या लगाएंगे, मासिनराम ही लगाएंगे। तो कहाँ पे है सबसे अधिक वर्षा आपकी, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका क्या हो जाएगा, मासिनराम। और ये कहाँ पड़ता है, मेघालय में, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत, ये ऑयल रिफाइनरी है ना। मथुरा, डिगबोई और पानीपत ऑयल रिफाइनरी किसके द्वारा स्थापित की गई है, इनकी स्थापना में किसका सहयोग है, ये आपसे पूछा गया है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी आपकी जो है वह असम में है, और पानीपत ऑयल रिफाइनरी जो है वह हरियाणा में पड़ती है। किसके सहयोग से स्थापित हुई है, IOC, है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। IOC के सानिध्य में इन तीनों ही की स्थापना की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन यह भी है। और संविधान की आत्मा पूछा गया किसे कहा गया, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ना। संविधान की आत्मा शब्द आते ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों का नाम आता है ना। दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है और एक आपके संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगर संविधान की आत्मा पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने 13 सितंबर 1946 को, और यही जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका के रूप में परिवर्तित हो गया था, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की जब भी बात आएगी कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, उत्तर सीधा आपका होगा प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना या उद्देशिका। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, उत्तर आपको प्रस्तावना नहीं लगाना होगा, बल्कि मौलिक अधिकार की बात हो रही है। 32वां अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है कि इसके अभाव में, है ना, इसके अभाव में जो है सभी जो अन्य अधिकार आपके दिए गए हैं वो सब क्या निष्प्रभावी हो जाते हैं, है ना। तो BR अम्बेडकर के अनुसार
संविधान की आत्मा कौन है, कौन सा अधिकार, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार। और नेहरू जी के अनुसार कौन सा है, तो संविधान की आत्मा आपका उद्देशिका या प्रस्तावना होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, इनका उल्लेख ही नहीं है तो बता दीजिएगा उद्देशिका, उद्देशिका या प्रस्तावना। तो आपने क्या कहा है, संविधान की उद्देशिका कहा, सॉरी आत्मा कहा है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, रूस एवं यूक्रेन है ना, रूस एवं यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक अभियान चलाया था। अभी हालिया में अभी आप चर्चा में ये विषय रहा है, करंट दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। भारतीय सेना ने जो छात्र भारत के हैं यूक्रेन में रह के पढ़ाई कर रहे थे, उस समय युद्ध आपका शुरू हो गया है ना। इस युद्ध के दौरान जो भारतीय वहाँ फंस गए थे उनको भारत वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक अभियान चलाया था और उस अभियान का नाम आपसे पूछा गया है, बता दीजिएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है ना, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। ऑपरेशन गंगा वह अभियान है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस ले आने के लिए, है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शतपथ एवं तैत्तिरीय ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध जो है किस वेद से है। 4 वेद आपके होते हैं, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। पूछा गया कि शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित हैं, तो बता दीजिएगा यजुर्वेद। ये दोनों ही जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह किस वेद के हैं, तो यजुर्वेद आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति के प्रस्ताव पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। किस समिति के प्रस्ताव पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उत्तर आपको बताना है। 1942 याद रखिएगा, सॉरी 42वां अमेंडमेंट याद रखिएगा, 1976 याद रखिएगा और सरदार स्वर्ण सिंह समिति को याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट हुए थे 42वें संविधान संशोधन में वह किसके द्वारा हुए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह आपका अमेंडमेंट जितना भी हुआ सब आपका होता 42 में। और संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 1976 में 42वां संशोधन था और समिति का नाम कौन सा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए होगा, दक्षिणी आल्प्स पर्वत की लोकेशन कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है, उत्तर आपको बताना होगा। दक्षिणी आल्प्स आपका पड़ता है न्यूजीलैंड में है ना, न्यूजीलैंड में यह आपका देश है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। कन्फ्यूजन आपको इसलिए होता है क्योंकि इसी नाम की आल्प्स पर्वत श्रृंखला है यूरोप महाद्वीप में है ना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया कई देशों में फैली हुई है। तो आल्प्स पर्वत के नाम पे कन्फ्यूजन आपको होता है कि आल्प्स पर्वत जो आपका यूरोप महाद्वीप में है तो दक्षिणी आल्प्स भी कहाँ पे होगी, वह भी यूरोप में होगी, गलत हो जाएंगे। न्यूजीलैंड आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा है ना। तो दोस्तों ये रहा एक बेहतरीन सेशन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान रखते हुए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, शुभ रात्रि।